हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए पेपर 2 का हम लोग मैथ का क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। और ये सभी प्रश्न जो है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी शिवांगन पब्लिकेशन का जो मॉडल सेट का बुक है उससे लिया गया है और उसका सेट 4 है, ठीक है। सेट 4 से लिया हुआ ये प्रश्न है। तो हम लोग इसमें मैथ्स क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर का सही मान कितना है। स्क्वायर जो है सिर्फ इस टर्म में लगा हुआ है। अब ये जो टर्म दिया हुआ है इसका आपका मान पूछा जा रहा है। तो पहले आप इसका मान कितना होगा 0.01 का होल स्क्वायर का। तो इसका वैल्यू आएगा आपका 0.001, ठीक है। पॉइंट जो लगेगा वो 4 ये के अंक के बाद लगेगा, ये होगा। प्लस में आपको करना है, इसको जोड़ देना है 0.01 को जोड़ देना है। तो ये क्या आएगा 0.0101, यही आएगा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ करना नहीं था, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इसमें। 4 अंकों की एक न्यूनतम संख्या में 5 की वृद्धि करने पर वह 12, 15, 20 तथा 35 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तदनुसार वह संख्या कितनी है, ठीक है। बोला जा रहा है कि 4 अंकों का एक न्यूनतम संख्या का मतलब मान बताइए, जिसमें अगर आप 5 जोड़िएगा तो 5 जोड़ने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वह जो संख्या होगा वह 12 से, 15 से, 20 से और 35 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसमें 5 जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये 1280 बनेगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 1270 बनेगा, ठीक है। इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 1240 जो बनेगा, और ये कितना बनेगा 1260 बनेगा, ठीक है। देखिए ये एलसीएम का कौन मतलब ये एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है उससे ये बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, सीधा हम डिविजिबल मतलब कि कट रहा है या नहीं कट रहा है उसे सीधे चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब में 0 0 है, तो या तो 5 से या 10 से तो कटना ही है, तो ये सबसे तो कट ही जाएगा, ठीक है। शुरुआत में हम 12 से चेक करके देखते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि 12 से हम लोग चेक करते हैं कि 12 से कौन सा कट रहा है, ठीक है। अगर जो संख्या जो है 12 से कट रहा है तो वह 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर जो संख्या 12 से कट रहा है उसका मतलब है कि वह 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो हम लोग 3 से काट के देखते हैं कि कौन सा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये देखिए आप इसको काट के देखिएगा तो ये नहीं डिवाइड होगा पूरा कम्प्लीटली, ये भी नहीं होगा। 3 चौके 12 होगा, 3 दूना 6 होगा, ये भी कम्प्लीटली नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए ये भी कंप्लीट डिविजल नहीं होगा। अब इसको देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला को, तो 3 चौके 12 और 3 दूना 6, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम लोग सीधे मतलब कौन कट रहा है वो चेक कर लिए, हम लोग यहाँ पे एलसीएम नहीं निकाले। हालांकि ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, एलसीएम निकाल के बनाया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। लेकिन ये काफ़ी आसान है कि आप डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि किससे डिविजिबल हो रहा नहीं हो रहा है, ये आसान होता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ जो आपको काफ़ी आसान लगेगा अगर आप थोड़ा सा सीख जाते हैं तो, ठीक है। तो 12 से कट रहा था, 12 से कट रहा था मतलब 3 से और 4 से भी कटेगा। तो हम लोग चेक कर लिए कि ये जो संख्या है ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कटेगा। अब बाकी सब से चेक कर लीजिएगा, 15 से भी चेक कीजिएगा, 20 से भी चेक कीजिएगा, 35 से भी कीजिएगा। तो ये जो है ये 1260 ये कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि वह न्यूनतम संख्या 1255 है, जिसमें आप 5 जोड़िएगा तो 5 जोड़ने पर 1260 बनेगा, जो कि 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी और 35 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ओके, तो इतना ही करना था आपको और कुछ नहीं करना था, सिर्फ चेक करना था कौन सा संख्या जो है जिसमें हम 5 जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा वो कंप्लीट डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 व्यक्ति एक मकान का रंग लेपन 5 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार उस मकान का रंग लेपन 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति आवश्यक होंगे, ये पूछा जा रहा। तो टाइम एंड वर्क में हम आपको बताए हैं कि टोटल वर्क अगर आदमी दिया होगा और नंबर ऑफ
मतलब दिनों की संख्या दिया हुआ हो तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं कि कितने व्यक्ति हैं इनटू दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, ये हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क में। ठीक है, तो पहला केस में बोला जा रहा है कि पहला केस में टोटल, देखिए टोटल वर्क तो हम लोग इसमें इक्वल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सेम काम को दो तरीक़ा से करना है। एक तरीका में क्या होगा कि 8 व्यक्ति हैं और 5 दिन करेंगे, और दूसरा तरीका में क्या है कि 4 दिन में वही काम को करना है और उसमें कितना व्यक्ति का ज़रूरत पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। बस इतना आपको करना है कि टोटल वर्क हम सेम कर देंगे। एक ही काम है, उसको दो तरीक़ा से करवाना है। कैसे करवाना है, तो पहला तरीका में 8 व्यक्ति रहेंगे और 5 दिन तक उनको काम करना है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसी काम को 4 व्यक्ति करेंगे तो 4 दिन में करेंगे और कितना व्यक्ति करेंगे। ठीक है, तो ये 4 से 2 बार में कटेगा, 5 दूना 10 हो गया, तो मतलब कि x का आदमी का ज़रूरत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। बस ये आपको करना है, टोटल वर्क सेम करना है। बस यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ऐसे में अगर जैसे आप सीख जाइएगा तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सीधे आप लोग कटिंग कर लीजिएगा तुरंत। नेक्स्ट आपका ए तथा बी मिलकर एक कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला वही कार्य 60 दिनों में कर सकता है। तदनुसार ए अकेला वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है, ये भी टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है इसमें, मतलब क्वेश्चन है ये भी। तो ए प्लस बी मिलकर के कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। इधर लिखते हैं ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। और बी अकेला उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। तो 15 और 60 का एलसीएम निकालिए, वही आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। ऐसे में आप टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों 15 और 60 का एलसीएम हो गया 60। अब 15 से 60 को डिवाइड कीजिए तो 15 चौके 60, और 60 से 60 को डिवाइड कीजिए तो 1, यानी कि बी का क्षमता कितना है, 1 है, और ए प्लस बी का क्षमता कितना है, तो 4 है। ठीक है, अब देखिए बी का क्षमता कितना है, 1 है, ये 1, इसका क्षमता 1 है, और ए और बी दोनों का मिलाकर के क्षमता 4 है, यानी कि ए का क्षमता कितना है, 3 है। ए का क्षमता कितना है, 3 है। तो हम लोग यहाँ पे निकाले ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता जो है 1 है। अब बोला जा रहा है कि तदनुसार ए अकेला वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। ए कितना दिन में करेगा, तो 60 काम करना है ए को, और ए का क्षमता कितना है, 3 है। तो इसको काट दीजिए, 20 आएगा, और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक घन की भुजा में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। एक वो घन है, वो घन का जो भुजा है उसमें 100% का वृद्धि कर दिया जाता है, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए 100% का वृद्धि करने का मतलब क्या है कि 100/100, यानी कि कट के 1/1 आएगा। मतलब कि अगर पहले भुजा 1 था तो अब 1 और बढ़ा देंगे। अगर पहले एक यूनिट भुजा का लंबाई जो था वह 1 था, तो अब भुजा का लंबाई कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 1 बढ़ रहा है, 1 में 1 बढ़ रहा है, यानी कि 2 हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम पहले का बात करें, जब वृद्धि नहीं किया गया था, तो उस समय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो रहा था, 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि 100% वृद्धि का मतलब है कि अगर पहले जो था, अगर भुजा 1 था तो अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, तो घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 6a² होता है, 6a²। ठीक है, 6a²। तो अगर a का वैल्यू पहले 1 था तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 6 था। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 × 1 = 6 होगा। बाद में कितना हो गया, तो 6 × 2 का स्क्वायर, तो 6 चौके 24 हो गया। ठीक है, पहले अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 था तो अब कितना हो गया, 24 हो गया। तो कितना का वृद्धि हुआ, तो 18 का वृद्धि हुआ। कितना में, 6 में वृद्धि हुआ, × 100, तो 6 × 18 और 3 × 100 = 300%। तो इतना का वृद्धि हो जाएगा, इतना का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे, बस इतना ही करना रहता है कि पहले कितना था
अब कितना हो गया तो उसको जो फॉर्मूला है उसमें रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। हालांकि एक और भी मेथड है इसका बनाने का, काफ़ी आसान वो भी है। जैसे 100% का वृद्धि हो रहा है, मतलब है कि कुल मतलब कितना वृद्धि हो रहा है वो निकालने के लिए 100 प्लस 100 प्लस जितना वृद्धि हो रहा है 100 डिवाइडेड बाई 100% ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो इससे एक बार में ये कट जाएगा, ये 200 और ये 100, तो ये कितना हो गया 300। 300% का वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, तदनुसार 75 रुपया मुद्रित मूल्य की पुस्तक के लिए एक ग्राहक को कितना मूल्य देना होगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक विक्रेता जो है ये अपना पुस्तक है, पुस्तक का जो अंकित मूल्य है MRP है उस पर 12% का छूट देता है। ठीक है, और उस पर जो बुक है उस पर मुद्रित मूल्य कितना है 75 रुपया है, तो ग्राहक को कितना मूल्य देना होगा ये पूछा जा रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए MP जो है मार्क्ड प्राइस जो है ये 100 है। ठीक, तो उस पर 12% का छूट दे रहा है। 12% का छूट दे रहा है मतलब 12 का छूट दे रहा है, 100 में 12 का छूट दे रहा है, तो बेच कितना में रहा, SP कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 100 रुपया में अगर 12 रुपया का वो छूट दे देगा तो 88 रुपये बचे, मतलब उसका सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि विक्रय मूल्य होगा। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि MP कितना है 75 रुपया है, मतलब और हम माने कितना है 100 है, यानी कि 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, तो 88 का वैल्यू पूछा है, तो 88 का वैल्यू कितना होगा, तो 75/100 इंटू 88। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से 2 बार में, 4 से 2 बार में, और फिर ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, इतना रुपया उसको देना होगा 66 रुपया। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, मार्क्ड प्राइस 100 है, 100 में अगर आप 12 रुपया किसी से नहीं ले रहे हैं तो ले कितना रहे 88 रुपया ले रहे हैं, मतलब 12% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ले कितना रहे 88 रुपया ले रहे हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 100 का वैल्यू आपसे दे दिया है क्वेश्चन में 75 है, तो आपसे पूछ लिया कि 88 का वैल्यू कितना होगा वो बताइए, तो 66 आएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस यही करना रहता है जो हम बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 153 कीजिएगा। ठीक है, अंकित मूल्य 180 रुपया हो और छूट के बाद मूल्य 153 रुपया हो जाए तो उस छूट की दर क्या होगी। MP दिया हुआ है आपका 180 रुपया, ठीक है, और छूट के बाद मूल्य इतना हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है 153 हो जा रहा है, तो आप कितना प्रतिशत का छूट दे रहे हैं ये पूछा जा रहा है। तो मार्क्ड प्राइस 180 है और आप बेच रहे हैं उसको 153 में, मतलब आप कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इधर 7 हो गया और उधर 20 हो गया, 27 रुपया का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना में डिस्काउंट दे रहे थे 180 रुपया में, 180 रुपया में 27 का डिस्काउंट दे रहे हैं इंटू 100% में कैलकुलेट करने के लिए, तो इससे ये ख़त्म होगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 से 6 बार में 3 9 27 हो गया, फिर ये 3 से 2 बार में ये 3 3 9 हो गया, और ये 2 से 5 बार में, और ये 5 × 3 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, D होगा। बस इतना करना है कि मार्क्ड प्राइस 180 रुपया है, बेच रहे उसको 153 रुपया में, तो डिस्काउंट कितना के दे रहे हैं 27 का, 27 का डिस्काउंट कितना में दे रहे हैं 180 में, इंटू 100 कर देना है। आपका जो भी वैल्यू आएगा आपका 100% वही करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमिक 10% तथा 20% की छूटों के बराबर की एकल छूट कितनी होती है। ठीक है, 2 क्रमिक छूट है 10% का और 20% का, तो इन दोनों का एकल छूट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो एकल छूट के लिए अभी जो कुछ देर पहले बताए थे वो सिर्फ वही कंसेप्ट यूज करना रहता है, 10% प्लस 20% को जोड़िए -10 × 20 डिवाइडेड बाई 100 कीजिए, ये इफेक्टिव होगा। ठीक है, कि एकल छूट इतना के बराबर होगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ये 10 और 20 हो गया 30, और इधर में 2 बचेगा -2 = 28%।
8%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो दो को अलग अलग छूट दे रहा है वह एकल छूट कितना के बराबर होगा, तो आप ये कंसेप्ट यूज कर लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस यूज कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान बना देता है क्वेश्चन को। हालांकि आप इसको दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि 10% का छूट दे रहा है तो 10% कितना का 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10, और 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5। अगर मान लीजिए 10 रुपया उसका मार्केट प्राइस है तो वह 1 का डिस्काउंट दे रहा है, 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितना में रहा है 9 में बेच रहा है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का दाम 5 रुपया है और वो 1 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितना में रहा है 4 रुपया में बेच रहा है। अब इधर इधर को गुना कर दीजिए तो ये कितना होगा 50 होगा, और ये कितना होगा 36 होगा, 9 चौके 36। ठीक, तो कितना का ये डिस्काउंट कितना का दे रहा है, देखिए 50 रुपया उसका मार्केट प्राइस हुआ है और 36 रुपया में वो बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना का दे रहा है, तो ये 4 हो गया और 10 हो गया, 14 का डिस्काउंट दे रहा है कितना में 50 में इंटू 100। 50 दूना 100 और 14 दूना 28%। बात को समझ रहे हैं, बहुत मेथड होता है निकालने का, आप सीख जाइएगा, बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट है आपका 22 कैरेट वाले सोने को 18 कैरेट वाले सोने में 1:2 अनुपात में x कैरेट वाला सोना बनाने के लिए मिलाया जाता है। तदनुसार x कैरेट वाले सोने में x का मान कितना है ये पूछा जा रहा है। मतलब कि 22 कैरेट वाला सोना है और 18 कैरेट वाला सोना है। ठीक है, अब उन दोनों को 1:2 के रूप में मिलाया जाता है और x कैरेट वाला सोना बनाया जाता है, तो x का वैल्यू ही पूछा जा रहा है आपसे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसके लिए कुछ करना नहीं है। जो 22 कैरेट वाला है और उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 1 दिया है, उसको गुना कीजिए प्लस कीजिए, जो 18 कैरेट वाला दिया है और उसका रेशियो है उससे गुना कीजिए, और नीचे में जो रेशियो दोनों है उसका जोड़ दीजिए, 1+2 कर दीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए बस, तो ये कितना होगा 22 1 का 22 हो गया, 18 दूना 36 हो गया। ठीक है, तो ये 58/3 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 58/3। ये कितना बार में जाएगा 3 से 1, 3 और 27, 1/3 इतना आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना करना और कुछ नहीं। अब वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका y = 45 तथा z = 20 और x = 200 की स्थिति में चर x जो है ये y तथा z के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको ये क्वेश्चन आसान मतलब बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तब क्वेश्चन सोल्व करिएगा, नहीं तो समझ ही में नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि x जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है y × z का, y और z का गुणनफल का। सॉरी, ये इक्वल टू नहीं होगा। x जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y और z के गुणनफल का। अब ये जो प्रोपोर्शन है उसको हटाते हैं तो x = कोई हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, y × z होगा। अब इसमें x और y और z का वैल्यू रखिए और फिर k का वैल्यू निकालिए। x कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, हम लोग को k का वैल्यू निकालना है, इंटू y कितना दिया हुआ है आपका 45 और z कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, तो ये 20 से 10 बार में जाएगा और ये आपका कितना जा रहा है 5 दूना 10 और 5 9 45। तो k का वैल्यू जो है ये कितना आ गया, k का वैल्यू आपका आ गया 2/9, यही आएगा k का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे k का वैल्यू 2/9 निकाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी सोल्व करना बाकी है। अब दूसरा स्थिति में बोला जा रहा है कि y = 90 हो, z = 30 हो, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी x = k y z। ठीक है, तो यहाँ पे k हम लोग क्यों निकाले थे पहले केस में, यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे x का मान पूछा है। ठीक है, तो k हम लोग कितना निकाले 2/9 और y का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है 90 और z 30 दिया है। ठीक है, तो 9 से 10 बार में जाएगा। अब ये कितना हो गया 3 दूना 600, तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है, ये आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है पढ़ना, ये ज़रूरी है कि x जो है यह y तथा z दोनों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
तो बस यही आपको पढ़ना था। इसी में वैल्यू पुट करके आपको शुरुआत में कोई भी आप कांस्टेंट मान सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ले सकते थे, उसका वैल्यू निकाल लेते और दूसरा केस में उसी वैल्यू को रख देते और एक्स का मान आपका निकल जाता। नेक्स्ट है ये एवरेज का कौन सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं 2-3 तरीक़े से बताने की कोशिश करूँगा ताकि एवरेज में जितना भी प्रश्न बने आप लोग आराम से कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि प्रथम 9 धनात्मक है। ठीक है, 9 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना होता है। प्रथम 9 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना होता है। इसका बहुत मेथड है। पहला मेथड हम आपको बता रहे हैं कि अगर प्रथम आपसे पूछे ना कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होता है ना वह कितना होता है, n+1 के बराबर होता है। n+1 के बराबर होता है। यहाँ पे n और यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 9 रखेंगे प्लस 1 करेंगे तो 10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये पहला चीज़ हो गया कि प्रथम n धनात्मक सम संख्याओं का जो औसत होगा वह n+1 के बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पहला चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ आपको बताते कैसे करेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि जो संख्याएं हैं कि प्रथम 9 धनात्मक संख्याएं कौन कौन सा होगा, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कितना हो गया, 3, 3, 6, 2, 8 और एक हो गया आपका 18। प्रथम 9 धनात्मक संख्याएं ये है। तो औसत में क्या हम लोग लिखते हैं कि औसत की इक्वल टू क्या होता है, कुल जोड़ डिवाइडेड बाय कुल संख्या। तो इन सभी का जोड़िए कितना आएगा, देखिए 18 और 2 20 हो गया, ये 18 और 2 20 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, तो 30 हो गया। ठीक है, 18 और 2 20 और ये 6 4 10 30 40 और ये 20 हो गया। तो 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया और ये 30, 60 और 30 90 और कुल कितना संख्या है, तो 9, तो 9 धाइए 90। देखिए यहाँ पे भी एवरेज 10 आया, इससे पहले भी 10 निकाले। ठीक है, और क्या है, और एक मेथड है, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा लेकिन दिक्कत हो जाएगा। चलिए ना फिर से लिख के बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मेथड ऐसे भी निकालते हैं कि क्या कौन कौन सा संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, टोटल इतना संख्या है। आप इनको देखिएगा तो ये एपी में है, एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जो पढ़े हैं ना एपी, तो सेम उसी में देखिए कि डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, डी कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये एपी में है। तो जब भी अगर संख्याएं दिया हुआ हो और वो एपी में होगा तो एपी में औसत कैसे निकाला, अगर एपी में दिया हुआ हो तो उस केस में एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रथम संख्या जिसको हम लोग ए बोल रहे हैं और अंतिम संख्या जिसको हम लोग एल बोल रहे हैं डिवाइडेड बाय 2 करना है। अगर संख्याएं एपी में दिया हो तब। अब इसको जोड़िए तो ए कितना है, 2 है और अंतिम संख्या कितना 18, तो 18 और 2 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा यहाँ भी। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है। और एक मेथड हम आपको बता दे रहे हैं, कुल संख्याएं 9 है। तो देखिए शुरुआत का जो अगर मतलब जो जैसे n संख्या दिया हुआ हो और कॉमन डिफरेंस मतलब एपी सीरीज भी बनता हो, तो उसमें भी जो मिड टर्म होगा ना, जो मिडिल टर्म 9 संख्या में जो मिडिल टर्म होगा वही एपी होगा। यहाँ पे देखिए 10 मिडिल टर्म, इधर 4 है और इधर 4 है, तो मिडिल टर्म जो टर्म होता है वही एपी होता है, ये एवरेज होता है। ठीक है, औसत होता है। तो ऐसे भी 10 निकाल सकते हैं। तो बहुत सारा मेथड होता है निकालने का, धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे आप लोग को। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग से लाइक शेयर का काफ़ी उम्मीद रखते हैं। ओके।